आदरणीय भारत सरकार के मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, आदरणीय हमारे 10 साल तक हरियाणा को विकास पर ले जाने वाले आदरणीय भारत सरकार के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले मैं भारत सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का यहाँ फतेहाबाद पर आने पर और हमें आशीर्वाद देने के लिए जो पहुंचे हैं, इनके लिए मैं खास करके बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। मनोहर लाल जी, आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हो। दोस्तों, अभी आपसे सभी बातें आदरणीय हमारे भारत सरकार के मंत्री मनोहर लाल जी आपसे बात करेंगे। दोस्तों, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, 10 साल से हरियाणा में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोस्तों, आज से 5 साल पहले आपने मुझे यहां से विधायक बना के भेजा। 5 साल के अरसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, मौजूदा भारत सरकार के मंत्री के आशीर्वाद से इस जिले में, इस हलके में, शहर में जो विकास हुआ है वो आज आपके सामने। दोस्तों, ऐसे कोई गांव नहीं बचा हुआ, कोई शहर में ऐसी गली नहीं बची हुई। करोड़ों का बजट आदरणीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनके आशीर्वाद से मिला। फतेहाबाद के अंदर कितने साल से मांग थी कॉलेज की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें कॉलेज दिया। 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है शहर के अंदर, इतना बढ़िया 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो कि मेडिकल के बराबर है। दोस्तों, सारी बातें मैंने आपसे की है, आपके वार्ड में जाके की है, गांव में जाके की है। दोस्तों, पूरी ईमानदारी से 5 साल मैंने आपकी सेवा की है। 5 साल के अरसे में अगर चंडीगढ़ में गया हूं तो रात को गया हूं, सुबह आपके फतेहाबाद के अंदर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, पूरी ईमानदारी से आप लोगों की सेवा की, आपका बड़ा भारी पहले भी आशीर्वाद रहा और आगे भी जिस तरह हालात, आपका आशीर्वाद इतनी तादाद में। रात ही प्रदेश के मनोहर लाल जी ने रात ही कहा कि मैं एक बार फिर आपके बीच में फतेहाबाद आ रहा हूं दुर्राम। मैं रात को इतला दी, इतनी तादाद में आप जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, उसके लिए मैं हल्का वासियों का, खासकर फतेहाबाद शहर के मौजूदा आदमी को, जो अरोड़बंश धर्मशाला के भी है, बत्रा परिवार से, सभी परिवारों से, शहर के सभी परिवारों से लोग आए हुए हैं। सबका मैं, नगर पालिका एमसी साहिबान आए हुए हैं, एक्स एमसी साहिबान आए हुए हैं, एक्स प्रधान आए हुए हैं, नगर पालिका वाइस चेयरमैन है, सभी गुरुद्वारा सभा भी, सारे समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। इसलिए सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। बातें बहुत करनी थी, लेकिन आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को हिसार जाना है, हेलीकॉप्टर बाद में उड़ नहीं सकता, तो मैं एक बार फिर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा भारत सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री जी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर वोटों की अपील करता हूं, भाई के नाते, बेटे के नाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। फतेहाबाद विधानसभा के आज इस एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के प्रत्याशी, पूर्व विधायक श्री दुड़ाराम जी, अपने इस विधानसभा क्षेत्र और इस जिले के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि बहुत से प्रदेशों के हमारे वरिष्ठ नेता हर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। राजस्थान से हमारे एक्स एमपी स्वामी सुबेदानंद जी, भारत भूषण जी चेयरमैन, वेद फुल्ला जी चेयरमैन, बलदेव ग्रोहा जी, मोहरीराम ग्रोवर जी प्रधान अरोड़वंश, राजीव बत्रा जी प्रधान MM कॉलेज, पंचनद स्मारक समिति, गुरु सिंह सभा और यहाँ सभी हमारे पार्षदगण, उपस्थित सरपंच बंधुओं, कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, मैंने थोड़ा दृष्टता की है कि हमारे प्रत्याशी
थोड़ा अपना अपील करके और किसी को बोलने का मैंने मौका न देने के लिए कहा। उसका एकमात्र कारण है कि मुझे ज़्यादा ज़्यादा विधानसभा में जाने का मौका मिल जाए तो आज अभी यहाँ से तुरंत हिसार जाना है। हिसार की इसी प्रकार की कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग है, फिर उसके बाद अपना नलवा के भी, क्योंकि हिसार का पार्ट नलवा का भी हिसार में है और बरवाड़ा में भी है। तो ऐसे उन सब क्षेत्रों में कार्यक्रम करते हुए कल से फिर नए कार्यक्रम का सिलसिला बनेगा। नेताओं को लगातार आपके बीच में है, सब आप सुन रहे हैं। मुझे बहुत थोड़ी बात करनी है, ज़्यादा नहीं। मित्रों, हमारा लक्ष्य साफ है और वो लक्ष्य 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य हरियाणा में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके एक नया रिकॉर्ड कायम करना, और वो तब कायम होगा जब हम एक एक विधानसभा से अपने अपने प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर वहां भेजेंगे। इसलिए ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ फतेहाबाद विधानसभा से श्री दूड़ाराम जी को आप भारी मतों से जिताएंगे तो निश्चित रूप से बनने वाली सरकार में यहाँ का भी एक योगदान होगा। अब प्रश्न यह है कि इसको कैसे करेंगे और क्या क्या बातें इस समय ध्यान रखने की हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखने की ये है कि कांग्रेस वालों को बोलने के अलावा काम नहीं, और हमारे पास सरकार चलाने का इतने काम हैं कि हमें बोलने की फुर्सत ज़्यादा मिली नहीं, जिस कारण से उन्होंने शोर मचाना शुरू किया 6 महीने पहले कि सरकार हम बनाएंगे, सरकार हमारी बन गई, सरकार हमारी बन गई। और इसका कभी कभी ऐसा होता है कि अंग्रेजी में कहते हैं गोएबल सिद्धांत, गोएबल प्रिंसिपल ऑफ गोएबल्स। कोई अंग्रेजी पढ़ने जानने वाले हमारे भारत भूषण जी बता सकते हैं प्रिंसिपल गोएबल्स क्या होता है, गोएबल का सिद्धांत? ठीक बताया कि किसी बात को अगर 100 बार झूठ बोला जाए तो कुछ लोग प्रभावित होकर के उसी को सत्य मानने लग जाते हैं। कांग्रेस ने यही फार्मूला अपनाया, बार बार बोल के हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, और कुछ लोगों ने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अब मैं उनकी एक एक बात को आपको बताता हूं कि किस प्रकार उनकी ये बात नहीं सिरे चढ़ रही, बल्कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी की इस बार तीसरी बार सरकार बन रही है। ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहली बात तो ये कि जब भी कभी 2 आदमियों में मुकाबला होता है, विजयी एक को होना होता है। अगर उन दोनों में से कोई एक आदमी ये कहे दूसरे पड़ोस वाले आदमी को, अरे भाई मेरे जरा हाथ मिला ले, मेरे से जरा हाथ मिला ले, मुझे लड़ाई लड़नी है, इसका मतलब जो लड़ाई से पहले सहारा मांगने लग गया तो उस आदमी ने अपनी क्या हार मान ली, कमजोरी की तरफ बढ़ गया, हार की तरफ बढ़ गया। क्योंकि 1 महीना पहले इन्होंने लगातार शोर मचाया, आइए कोई गठबंधन कर ले, आओ कोई हमारे से गठबंधन कर ले, गठबंधन कर ले। ये शोर मचाया कि नहीं मचाया? मचाया कि नहीं मचाया? और फिर देखो सामने वाली पार्टी ने भी, किसी ने भी इनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, कि उनको भी पता है कि डूबती नैया में अपना पैर रख करके तुम भी क्यों डूबो। यानी कुछ लोगों का जैसे एक उद्देश्य होता है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेके। ये कहानी कांग्रेस की है। दूसरा, इनके घर का द्वंद्व, इतना द्वंद्व है कि टिकटों के लिए इन्होंने कहा कौन टिकट लेना चाहता है। इनके यहाँ 2600 लोग टिकटों वाले आए। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी मांग थी, मारामारी थी, बल्कि एक दूसरे को टिकट नहीं लेने देनी, एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर के और मैदान में कूद गए सब। अब मैदान में कूद तो गए, बाद में ये पछताए। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि समय पर टिकटों का फैसला कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 तारीख नामांकन से पहले अपनी 2/3 टिकटें, 67 टिकटें 90 में से घोषित कर दी थी कि नहीं? बोलो, की थी कि नहीं? और इन्होंने अपनी जो बड़ी सूची है 63 लोगों की सूची, वो किस दिन घोषित की थी? 11 तारीख की रात को, जब सब सो चुके थे। और उसके बाद 9 ऐसी बच गई
जो 12 तारीख को लास्ट डे नॉमिनेशन का, 3 बजे नॉमिनेशन खत्म हो जाता है। कितने बजे? 12 बजे उनका कि ये 9 लोग चुनाव लड़ेंगे। अर्थात जो ऐसे इतने सारी बड़ी संख्या में 2000 लोग और 2400 लोग और हैं, 90 को टिकट देनी है, तो ये 2400 लोग कहीं ऐसा ना हो कि इनकी धराशायी कर दें, उनको धोखा दे करके कि भाई तुम्हें हम नामांकन भरने का मौका ही नहीं देते। अब अपने आप में तो चतुराई की थी इन्होंने, लेकिन इनको ये पता नहीं कि एक जो गुस्सा होता ना, जब आदमी को गुस्सा आता है वो कुछ भी करता है। इनकी एक एक विधानसभा में 30-30, 35-35, 40-40 लोग, उनका ठीक है, मत टाइम पर टिकटें घोषित करो, नामांकन तो नहीं भरेंगे लेकिन हम किसी की मदद तो कर सकते हैं, कुछ खुल के कुछ अंदर खाते आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की सहायता कर रहे हैं। ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूं, सही बात है। हो सकता है 2-4-5 यहां भी मदद कर रहे हो, कर रहे हैं, नाम मत बताना। उनको भी राजनीति अपनी आगे करनी है। हमने डंके की चोट पर कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। इनमें क्यों नहीं दम आया? अगर ये कहते हैं हम जीत ही रहे हैं और सरकार बना ही रहे हैं, तो अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट की घोषणा तो कर देते। कर पाए क्या? कर पाए क्या? बापू बेटा की पार्टी कहते हैं और अंदर की खबर यह है कि बापू बेटा में भी कंपटीशन शुरू हो गया। बापू कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता है मैं बनूंगा। ये तो उनकी हाईकमांड ने तय कर दिया कि कोई लोकसभा का मेंबर और विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, वरना अगर वो लड़ते बेटे उनके, तो फिर एक बहन भी ऐसी थी, उसने कहा मैं भी चुनाव लड़ूंगी। उस बहन ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री दावेदार हूं। कोई भी हो सकता है, लोकतंत्र है, लेकिन उसका इतना बड़ा अपमान करना, आखिर एक तो महिला और वो भी अनुसूचित जाति की नेता, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। पार्टी का उनका इंटरनल मामला है, लेकिन किसी महिला और अनुसूचित जाति के महिला के खिलाफ इस प्रकार के अपमानजनक शब्द बोलना, क्या यह सभ्यता का, शिष्टाचार का विषय है क्या? जातिवाद सूचक इनके सपोर्टर्स ने बोले कि नहीं बोले? कानूनन भी गलत है। खैर ये मामला उनका है, लेकिन जनता सब समझती है, ना, जनता सब जानती है, जानती है ना। तो इसलिए ये दूसरा विषय है कि जो उनको सत्ता के नजदीक आने ही नहीं देगा। और तीसरा सॉलिड कारण आपको बता सकता हूं, विद प्रूफ, विद आर्गुमेंट, तर्क के साथ, और वो आप बताएंगे मेरी बात ठीक है कि नहीं है। हरियाणा 1966 में बना था, कितने साल हो गए बताओ भाई? 58 साल। इस 58 साल में मात्र 2 साल ऐसे हैं, 1987 से 1989, कि जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में किसी और पार्टी की सरकार बनी। नहीं तो 56 साल ऐसे हैं जब जो केंद्र की सरकार होती है वही हरियाणा में सरकार होती है। अब मैं सब मीडिया के लोगों को, अपने और हिसाब किताब लगाने वालों को, राजनीतिक विश्लेषकों को चैलेंज करता हूं, यह है कि नहीं है बता दो। और प्रत्यक्ष जो हमें याद रह सकती हैं, ज्यादा पुरानी याद न भी हो, तो मैं आपके पिछले 20 साल का इतिहास बताता हूं। 2004 में केंद्र में किसकी सरकार थी बताइए? 2004 में केंद्र में किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी के बाद केंद्र में किसकी बन गई थी? यूपीए, मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार। हरियाणा में किसकी बनी? कांग्रेस की। 2009 में सेंटर में किसकी थी? कांग्रेस की। हरियाणा में किसकी बनी? कांग्रेस की। 2014 में केंद्र में किसकी सरकार बनी? हरियाणा में किसकी बनी? 2019 में केंद्र में किसकी बनी? हरियाणा में किसकी बनी? और 2024 में केंद्र की किसकी सरकार है और हरियाणा में? ये बिल्कुल तर्कसंगत बात बता रहा हूं मैं आपको, कोई मन गढ़ंत नहीं बता रहा।
जिस हरियाणा ने 58 साल जो इतिहास दोहराया है, वो इस बार भी हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता राजनीतिक तौर पर अलर्ट है। क्यों अलर्ट है? आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जहां विपक्ष के लोग हैं वहां जनता के साथ कितना अन्याय हो रहा है। केंद्र की योजनाओं को ना तो पंजाब लागू कर रहा, ना हिमाचल लागू कर रहा, ना दिल्ली लागू कर रहा, ना पश्चिम बंगाल लागू कर रहा, ना कर्नाटक लागू कर रहा। आखिर तो केंद्र की योजनाओं को लागू करते तो भला किसका होता? किसका होता? जनता का। प्रधानमंत्री आवास योजना इन प्रदेशों ने लागू नहीं की। कई प्रदेशों ने तो आयुष्मान भारत इस योजना को लागू नहीं किया। ये किन के लिए थी? किन के लिए थी? आखिर जनता पिसती है इनकी जिद के कारण से। इसलिए जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार होगी तो लाभ किसको होगा? किसको होगा? भाजपा की बजाय जनता को लाभ होगा। इसलिए जनता ने मन बना लिया है। लोकसभा में यह तथ्य नहीं था। लोकसभा तथ्य इसलिए नहीं था, हमारे स्वामी जी इस बात की ताकीद करेंगे कि देश में जितनी सरकारें आज तक बनी हैं, चाहे केंद्र की और चाहे प्रदेशों की, 90-92% अवसर ऐसे आए हैं या तो जो सरकार बनी है वो रिपीट नहीं हुई, और या फिर दूसरी बार बन गई लेकिन तीसरी बार नहीं बनी। केवल 8-10% अवसर ऐसे आए हैं जब तीसरी बार भी कोई सरकार बनी। उसमें मैं कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को भी मानता हूं। वो भी 3 बार बनी थी लगातार, लेकिन 3 बार बनने का उस समय कारण क्या था कि 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, 1957 में हुआ, 1962 में तीसरा चुनाव हुआ, लेकिन कोई विपक्ष में मजबूत पार्टी नहीं थी जो दावा करे हम सरकार बनाएंगे। तो मजबूत पार्टी ऐसी नहीं थी जो दावा करे हम सरकार बनाएंगे। जनसंघ जैसी पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने के लिए चुनाव लड़नी थी। सत्ता के लिए लालच, सत्ता की बात किसी पार्टी ने उस समय नहीं की कि हम आएंगे। जब एक तरफा ही मामला था तो कांग्रेस की 3 बार सरकार बननी ही थी। केंद्र में तो देखा जाए नेहरू जी के बाद पहली बार मोदी जी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, लगातार। और फिर प्रदेशों में भी या तो गुजरात में बनी या मध्य प्रदेश में बनी या कुछ समय बंगाल में भी बनी। शायद ये 2-3 प्रदेश है, वरना लगातार 3 बार सरकार किसी की नहीं रही। साउथ में एक आध कोई बनी होगी तो बनी होगी। जब केंद्र में तीसरी बार सरकार बन गई है तो अब हरियाणा भी उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये साइकोलॉजी बताई है जनता की। इसलिए उनका जो झूठ है वो चलने वाला नहीं है। फिर जिस प्रकार के सामाजिक समीकरण बने हैं, जिस प्रकार के नेता खड़े किए गए हैं, उन सबको देख करके सब लोग विश्लेषण कर रहे हैं। इनकी सूचियां उठा करके देख लो, जो 90 लोग इन्होंने 89 लोग खड़े किए, उसमें कई अपराधी वृत्ति के लोग। एक तो जेल में बंद था कल तक, उसको भी टिकट दे दी। अब हाईकोर्ट पर टिप्पणी करना ठीक नहीं, जुडिशरी की अवमानना हो जाएगी। वरना ईडी ने इतना सख्त एक आदेश दिया, हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। अब कर दिया है, कोर्ट का मामला है, हम उसमें पढ़ते नहीं हैं। लेकिन टिकट देते समय इनको पता था कि जेल में बंद है और कई ईडी के शिकंजे में आए हुए हैं। कई लोगों की अपराधी वृत्ति, उनके पास दर्जनों उनके खिलाफ केस बने हुए हैं। लेकिन कभी इन्होंने चिंता नहीं की कि किस आदमी को हम टिकट दे रहे हैं, क्योंकि पैसा, सौदेबाजी ये इनकी होती है। भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ राजनीति करती है। इनके समय में भ्रष्टाचार कितना होता था। यहां हमारे फतेहाबाद के और आसपास के गांव, शहर के व्यापारी बंधु कितने हैं जो छोटा बड़ा काम करते हैं, दुकान करते हैं, रेडी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं, छोटा छोटा खोखा लगाते हैं। ऐसे लोग कितने हैं? कम है, इसलिए इनको वो विषय पता ही नहीं होगा। ये हमारे शहर को लोग जानते हैं कि उस समय महीनावारी चलती थी, हफ्ते बंधे हुए होते थे।
रेड़ी फड़े खोखे सब देते थे, और सबके पास जब कोई लेने वाला आता था ना, तो फड़ी वाला भी खोखे वाला भी अपनी जेब से पैसे निकाल के मुट्ठी बंद करके नीचे कर लेता था, और सामने से जो आता दिखता था वो आता था मुट्ठी में मुट्ठी डाल के और चलता बनता था। ना कोई बात वो करता था ना ये करता था। आज कोई रेड़ी फड़ी वालों से या दुकानदारों से कोई महीनावारी या कोई हफ्ता कोई लेता है क्या? बहुत नौजवानों तो शब्द ही नहीं सुने होंगे ये, कि छोटे दुकानदारों से हफ्तावारी चलती थी। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार, चलो ये जानकारी नहीं है, ये तो जानकारी है कि नौकरियां पीएन की हो उसका कुछ रेट होता था, सिपाही का रेट होता था, क्लर्क का रेट, पटवारी का रेट, तहसीलदार का रेट, एचसीएस वो भी या तो बिकती थी और या रिश्ते होते थे कि पहले रिश्ता करो फिर नौकरी मिल जाएगी। बोलो इस बात में दम है कि नहीं है? बोलो ये होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं? आज गांव गांव में बिना पर्ची बिना खर्ची की जो नौकरी की बात है, ये गांव में सिरचढ़ बोलती है कि नहीं बोलती है? सब बोलो, बताओ, बोलती है कि नहीं बोलती है? मानो मुझे पता नहीं लगेगा तो जनता को क्या बताओगे? ये बात सच है कि नहीं है? जरा बताओ, जो हाथ खड़े करो जिनको लगता है ये बात सच है। तो मुंह में जबान कम है, हाथ खड़े हो गए हैं ज्यादा। अगर जरा जोर से बोलोगे तो सबको पता लगेगा, ये मीडिया वाले भी सुन लेंगे हमारे मित्र। ये बोलियां लग करके न केवल नौकरियां, बदलियां, स्टेशन नौकरी यानी बदली के हर सीट की कीमत होती थी, चाहे वो एसएचओ हो, थानेदार हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो, हर एक का रेट फिक्स था। यहां जाओगे तो इतना पैसा महीने का देना पड़ेगा। वो कहां से लाते थे? बोलो कहां से लाते थे? कहां से लाते थे? अरे बोलो कहां से वो लाते थे? जनता से। कोई फीस के रूप में लाते थे कि भ्रष्टाचार करते थे? मित्रों, विषय तो इतना ही है कि हम 10 साल का पिछला और ये 10 साल का शासन उठा के देख ले, जनता आपको बता देगी कि शासन किसका अच्छा था। और जब शासन को आप कंपेयर करेंगे, स्वाभाविक है मन में यह आएगा कि एक बार फिर से 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो फिर आज से तभी आएगी जब यहां इस विधानसभा से कुल वोट कितने हैं? 2,60,000। कैंडिडेट कितने हैं जो मजबूत कैंडिडेट हैं? 5 है जी। मजबूत हैं सारे? सब मजबूत है जी। नहीं, एक तो है, मुकाबला तो होता ही है ना। जेजेपी का है, लोकदल का है, आम पार्टी का है, तो 3-4 ऐसे हैं। हाँ। तो अगर 2,60,000 हैं, मान लो 30-40,000 तो डलेंगे नहीं। 4 में ऑन एवरेज तो 60,000 आता है 4 में, लेकिन 60,000 से बात नहीं बनेगी। अगर उन 4 में 1-2 उड़ गए तो मानो 2 रह गए, तो 1,30,000 वोट का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। बोलो 1,30,000 वोट लेंगे कि नहीं? लेंगे ना? लेंगे तब जब हर घर में हर कार्यकर्ता जाना शुरू करेगा। प्रेम से निवेदन करो, जो बात उसको याद करानी है याद कराओ। 10 साल पुरानी बात याद करानी है, आज की याद करानी है, और उसको प्रेम से कहो वोट जरूर मांगो, बिना मांगे वोट मिलता नहीं है। और आज समाज में एक वातावरण है, उनको बताओ कि उस समय जो धींगा मस्ती की सरकार चलती थी, कोई आदमी सरकारी योजना का पैसा लेने जाता था या कोई सेवा लेने जाता था, कोई लाइन में खड़ा होता था तो उसको लाइन में खड़ा नहीं होने देते थे, खड़ा भी हो जाए तो कोनी मार के बाहर कर देते थे, और फिर खिड़की तक पहुंच भी जाए तो बाबू को बता रखा था कि किसके माथे पर तिलक लगाना है, किसके माथे पर नहीं लगाना है। वो पूछता था, बाबू भाई तू कौन है? तो कहता था मेरा नाम रामलाल है। अरे भाई तू कौन है? बोले बापू का नाम श्यामलाल है। अरे भाई बताना तू कौन है? बोले मेरा गांव सिकंदरपुर है। अरे फिर वही बात है। अब वो बार बार पूछता तो क्या पूछना चाहता है? क्या पूछना चाहता है? अरे बताओ ना।
हाँ, किस जाति का है, माथा देख के तिलक लगाने का उनको इंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन क्या इस 10 साल के राज्य में किसी की जाति पूछी गई है क्या? नहीं पूछी ना। और ये कांग्रेस के लोग जो बार बार कहते हैं जाति की गणना कराओ, इसके पीछे का मकसद क्या है? ताकि उन जातियों को किसको हमने वोट बैंक बनाना है और इसको दुत्कारना है, उसका इनको एक चिन्हित हो जाए। अरे ये देश भारतवर्ष, इस भारत का हर नागरिक भारतीय, इंडियन, और वो भारतवासी, वो हिंदुस्तानी है। इस देश के नागरिकों को जातियों में बंटने नहीं देंगे। ठीक है, परिवार में ब्याह शादी ये जो सारे विषय होते हैं जातियों काम आती हैं, लेकिन जाति के आधार पर आप समाज को बांट करके उनके खिलाफ वातावरण बनाना चाहते हो क्या? जो योजनाएं आज हैं, जिन योजनाओं का लाभ जिस भी समाज को मिलता है वो मिलता रहेगा, लेकिन उसको बिगाड़ने का काम कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण दे देंगे, ये मित्रों नहीं होने देंगे। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जिंदा हैं, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं तो हाथ नहीं लगा सकता। जिसका अधिकार, जिसका हिस्सा उसको मिलेगा। लेकिन वो सर्वे का काम होता है, सरकारें करती हैं, अपने आप कर लेती हैं। खुले रूप से जातियां पूछकर एक दूसरे से लड़ाने का काम मत करो। लोकसभा में एक हमारे सांसद ने पूछ लिया राहुल गांधी को कि आप अपनी जाति बताओ। उन्होंने खड़े होकर कहा आप मेरी जाति नहीं पूछ सकते, ये रिकॉर्ड की बात है लोकसभा की। तो प्रश्न किया कि आप राहुल गांधी अपनी जाति नहीं बताते हो तो आपको क्या अधिकार है बाकियों से जाति पूछने का? क्या अधिकार है? एक तरफ तो कहते हो कि जातिगत गणना कराओ और अपनी जाति आप बताओगे नहीं क्या? मैं कुछ नहीं कहता। तो मित्रों, ये दो भाषीय, ये जो अलग अलग भाषा राग लापने वाले, कोई भरोसा ना आप करना ना किसी को करने देना। ये झूठ का पुलिंदा, ये काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। कभी चढ़ी होगी आज से 20 साल पहले, अब नहीं चढ़ सकती। तो आप लोग सब मिलकर के इस सीट को जिताने का संकल्प करें। सब वातावरण अपने हक में है, हित में है। छोटे छोटे ग्रुप बना करके आप योजना बनाइए, रणनीति बनाइए, गांव-गांव के हिसाब से, वार्ड-वार्ड के हिसाब से, बूथ-बूथ के हिसाब से, हर बूथ में अपनी टोली बना करके आप निकल जाएं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, यहां की सीट जिताना आपका काम, हरियाणा में सरकार बनाना इन सब विधायकों के आधार पर हरियाणा सरकार बनेगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।